ना जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे न्यूक्लियस की, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। ये जो प्रॉपर्टी है स्टैटिस्टिक्स, इसका कहीं भी क्लासिकल मैकेनिक्स में काउंटर पार्ट नहीं है। ये प्रॉपर या प्योरली कह लो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर से जस्टिफाई होती है स्टैटिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस। सो स्टैटिस्टिक्स को हम फिजिक्स में डील करते हैं दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब बहुत सारे पार्टिकल्स की स्टडी करनी होती है तो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। अब तक अगर हम सिंगल जनरली देखें तो क्योंकि इन चीज़ों का साइज़ बहुत स्मॉल है, अगर ये 1 ग्राम में की बात करो तो 1 ग्राम में नियरली 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। इतने एटम्स हैं, उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं। सो जनरल लाइफ में अगर स्टडी करनी हो तो हमें उस पर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल पे ये स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ती है। और अगर आपके पार्टिकल्स मैक्रो डायमेंशन के, मैक्रो मीन्स जिनका साइज़ बड़ा है, बड़ा साइज़ भी इन सेंस ऑफ ले सकते हो आप गैस के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं। सो वहाँ पे जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होती है या स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। बट क्योंकि ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाती है क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स को डील करती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है जो इन माइक्रो पार्टिकल्स पे लगती है, वो 2 टाइप की होती है। वन इज़ फर्मी-डिराक एंड सेकेंड इज़ बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करती है और ये इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर देती है। सो ये दोनों होती कौन सी क्या है, फर्मी-डिराक एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स ये उन पार्टिकल्स पे लगती है जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, एंड दिस इज़ for the particles which have integral spin. Half integral spin means h cut by 2, 3h cut by 2, 5 by 2 h cut. h cut इसकी यूनिट होती है स्पिन की। सो इन पार्टिकल्स को हम फर्मियंस बोलते हैं जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं, और जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं जिनकी स्पिन इंटेग्रल होती है लाइक h कट, 2h कट, 3h कट, तो उनको हम बोसॉन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें कि कौन से पार्टिकल होते हैं आपके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सभी की जो स्पिन होती है दे आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, और ये फर्मियंस कहलाते हैं। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो वो न्यूक्लियस जिनका मास नंबर ओड है, जिसमें ओड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। क्लियर है, न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उन दोनों की स्पिन होती है h कट बाय 2। सो अगर इसको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ इंटीग्रल ही आएगा, तो वो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक फॉलो करेगा। उसी तरह बोस-आइंस्टीन का एग्जांपल देखेंगे तो फोटोन, पाई मीजॉन्स, ड्यूट्रॉन, ये पाई मीजॉन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली मीजॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स की कैटेगरी है, इनकी स्पिन इंटीग्रल होती है जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। और न्यूक्लियाई विद इवन है, सिमिलर ग्राउंड्स पे देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इवन नंबर है, अगर इवन नंबर को आप h कट बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इवन नंबर। ओके, यहाँ पे अगर टोटल वेव फंक्शन की बात करें, अब फिर से ये वेव फंक्शन क्या हो गया। वेव फंक्शन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। इससे पहले भी 1-2 लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिक्स की बात की है कि हम किसी भी एक पार्टिकल को या किसी भी पिक्चर को, जब हमारी डायमेंशन स्मॉल होती जाती है, हम क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म में डील करते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म में फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पेन पड़ा है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जांपल है। आई कैन क्लियरली से कि ये पेन यहाँ पड़ा है, बट क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसकी पोजीशन नहीं बता सकते, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ पड़ा है। अगर इसको जनरली आप समझना चाहो तो ये देखोगे, अगर हम इतने पास से इसको देख रहे हैं हमें क्लियर ये पेन दिख रहा है, बट अगर आप ये चीज़ सोचिए कि अगर आप छत पे चले जाओगे तो ये पेन छोटा हो जाएगा। अगर और ऊपर चले जाओगे और बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओगे कि इसकी डायमेंशन निग्लेजिबल लगे, तब आप क्लियरली नहीं बता पाओगे, या जैसे सैटेलाइट से या कहीं से देखना चाहो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ क्या पड़ा है। इसका एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैंने दिया था कि जैसे ये देखिए, ये मैंने डॉट्स लगाई हैं, बहुत छोटी छोटी, बहुत पास पास हैं। ओके, सो अगर आप इन्हें देख रहे हो तो ये आपको डिस्टिंग्विश डॉट्स दिख रही हैं। उसी तरह एटम्स का, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत स्मॉल है, अगर उनके पास जाके देखोगे तो आपको डिस्क्रीट यूनिट दिखेंगे, बट जैसे 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 आप दूर जाते जा रहे हैं, अब ये तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ है, बट एग्जैक्टली लाइन है, डॉट्स हैं, जैसे जैसे दूर जाओगे नहीं क्लियर पता चलेगा। सो उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर सकते,
हर चीज़ के साथ हम कहते हैं कि एक वेव एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसकी पेरिफेरी में इलेक्ट्रॉन्स है। हमने डायमेंशन बता दी कि इसकी डायमेंशन 10⁻⁻14 मीटर होती है और एटम यहाँ कहीं होता है बाहर, उसकी डायमेंशन 10⁻⁻10 मीटर। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो कि क्या तुम इतनी छोटी चीज़ को देख सकते हो? किसी तरह नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे जो इसी के ऑर्डर के हों। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हम अपनी आई से सिर्फ उतना ही देख सकते हैं, या किसी भी लाइट से। मान लीजिए एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, सो आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका साइज इस वेवलेंथ से छोटा है, यू कांट सी। ये बेसिक प्रिंसिपल है। लाइट इस तरह वेव की फॉर्म में होती है। सपोज कीजिए अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, ये इसे स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, चली जाएगी, बट इसका साइज इससे छोटा है, तो ये इसके क्रेस्ट रफ में कहीं जगह चला जाएगा और रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी लाइट। और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी उस पार्टिकल से तो आप उसको देख नहीं पाओगे। ओके, सो इन चीज़ों को देखने के लिए हम अलग टूल्स का यूज़ करते हैं, अलग वेव्स का यूज़ करते हैं। हम बात कहीं और पहुंच गए हैं। हम बात कर रहे थे वेव फंक्शन की, कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी चीज़ को हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जब इतनी छोटी जगह पे देखते हैं, हमने अल्फा स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट किए तो हमें ये पता चला कि इस रीजन में 10⁻⁻14 मीटर में कहीं ना कहीं एक हैवी पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, बट एग्जैक्टली इसके अंदर प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, नहीं पता। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पता होता है कि यहाँ है, बट एग्जैक्टली उसकी पोजीशन क्या है नहीं पता। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप इसको वेव की टर्म में देखना चाहो तो वेव का एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से आएगा कि पार्टिकल के न्यूक्लियस के, प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी, वहाँ हर चीज़ आप प्रोबेबिलिटी से बताते हैं कि यहाँ मैक्सिमम है, इसके आसपास बहुत कम है। सो ये जो चीज़ें पता चलती हैं प्रोबेबिलिटी से कि प्रोबेबिलिटी यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ कम होगी। तो किसी भी चीज़ को हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। वन इज़ योर स्पेस पार्ट, स्पेशियल पार्ट, ये जो कोऑर्डिनेट्स आप करते हैं एक्स वाई जेड, एंड सेकेंड है स्पिन पार्ट, कि उसकी स्पिन क्या है, स्पिन न्यूक्लियस रिएक्शन में किस तरह चेंज होती है नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। सो टोटल वेव फंक्शन इन दो टर्म से बना होता है, वन इज़ योर स्पेशियल पार्ट एंड वन इज़ योर स्पिन पार्ट। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग दिस वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। एंटी सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि अगर आप साई को पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में किसी भी दो पार्टिकल को इंटरचेंज कर देते हैं, सपोज कीजिए ये आपका सिस्टम है, फर्स्ट पार्टिकल एनर्जी 1 यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ। सो फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग अगर आपका सेकंड पार्टिकल यहाँ आ रहा है, फर्स्ट यहाँ आ रहा है और थर्ड यहाँ आ रहा है, सो टोटल वेव फंक्शन यहाँ पे अगर साई था तो हेयर इट विल बी माइनस साइन, नेगेटिव हो जाएगा, साइन आ जाएगा उसके आगे। ओके, सो वेव फंक्शन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करें टोटल वेव फंक्शन विल बी सिमेट्रिक, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स ये जो फर्मियंस फॉलो करते हैं वो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करता। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप सबको पता है कि अगर कोई भी दो पार्टिकल है, उनका एनी टू पार्टिकल्स कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, जो आपके 4 क्वांटम नंबर होते हैं एन, एल, एम एल, एम एस, उन चारों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए किसी भी दो पार्टिकल्स के लिए अगर वो फर्मियंस है, जबकि बोसोन्स के केस में ऐसा नहीं है। वन मोर थिंग, अगर आप फर्मी डायरेक्ट फर्मियंस की बात करें किसी भी एक स्टैटिस्टिक्स में, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ही सेकेंड पार्ट है कि किसी भी एनर्जी लेवल में नो मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फर्मियंस नहीं हो सकते। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इन एनी गिवन लेवल। ओके, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस, ये लास्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, पैरिटी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगेन ये जो पैरिटी है इसका भी कोई भी क्लासिकल काउंटर पार्ट नहीं है, ये भी प्योरली क्वांटम मैकेनिकल नेचर से आती है। ये बहुत ही फंडामेंटल न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी है, और ध्यान रखिए ये न्यूक्लियर स्पिन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैरिटी। अब ये कैसे इम्पॉर्टेंट है या क्या इम्पोर्टेंस है अभी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं पैरिटी होती क्या है। अगेन कोई भी एक वेव फंक्शन है, कोई भी सिस्टम है या न्यूक्लियस है, मैंने अभी बोला कि अगर ये क्वांटम मैकेनिकल नेचर से है तो हम वेव फंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, स्पेस पार्ट एंड स्पिन पार्ट।
सो पैरिटी कहती है कि अगर हम स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स यानी जो आपके एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाले कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर देते हैं उनके मिरर इमेज से -x -y -z से, तो अगर टोटल वेव फंक्शन अनचेंज रहता है तो उसकी पैरिटी पॉजिटिव है। अगर उसको चेंज कर देते हैं -x -y -z से, तो टोटल वेव फंक्शन अगर नेगेटिव हो जाता है इनिशियल का, तो उसकी ओड पैरिटी है। सो पैरिटी रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम या फिर वेव फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। उसमें ध्यान रखना कि इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी की थी उसमें इंटरचेंज हो रहा था स्टैटिस्टिक्स में कोऑर्डिनेट्स का, यहाँ पे मिरर इमेज आ रही है, इन्वर्जन हो रहा है पैरिटी में। सो इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग अगर वो वेव फंक्शन एज इट इज़ रहता है देन इट विल हैव इवन पैरिटी। अगर वेव फंक्शन के इन्वर्जन के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन के आगे नेगेटिव साइन आ जाता है देन इट विल हैव ऑड पैरिटी। या इन जनरल इफ़ यू राइट, अगर हम इन जनरल लिखना चाहें तो हम एक ऑपरेटर लगा देते हैं p x y z इज इक्वल्स टू वेव फंक्शन इन्वर्जन करने पे, और p की वैल्यू प्लस या -1 हो सकती है। +1 आएगी तो इवन पैरिटी, -1 आएगी तो ऑड पैरिटी। और अगर हम बात करें कि किसी भी एक न्यूक्लियाई की, अभी तक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, अगर न्यूक्लियस के अंदर इवन नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उसकी पैरिटी इवन होती है, ओड नंबर ऑफ पार्टिकल है तो पैरिटी ओड होती है। और पैरिटी क्लोजली रिलेटेड है टोटल एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से, यहाँ L से। ओके, सो अगर L की इससे क्लियरली रिलेटेड है -1⁻L, L की वैल्यू पॉजिटिव होगी या इवन होगी। इवन होगा तो क्या होगा, पैरिटी पॉजिटिव, L ओड होगा तो पैरिटी नेगेटिव। और ध्यान दीजिए ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है L आपका, और इसकी वैल्यू इवन कब होती है, L की वैल्यू जब आपके पास इवन नंबर ऑफ पार्टिकल हो। L की वैल्यू ओड कब होती है, जब ओड नंबर ऑफ पार्टिकल हो। तो यही चीज़ यहाँ जस्टिफाई है कि इवन नंबर ऑफ पार्टिकल पे पैरिटी पॉजिटिव रहेगी और ओड नंबर पे पैरिटी नेगेटिव होगी। सो दिस इज L इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब एक चीज़ हमने वो स्टेट की थी कि जो पैरिटी है दिस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, स्पिन से इंपॉर्टेंस है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पैरिटी जो है किसी भी एक इंटरेक्शन में न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने का क्या मतलब है, पैरिटी चेंज नहीं होती। दैट मीन्स अगर हम कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है या बहुत कुछ लगता है, तो अगर हम देखना चाहते हैं वो फिजिबल है या नहीं, एनर्जी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो ये चीज़ आपकी केमिस्ट्री लैब की तरह नहीं है कि चलो दोनों को मिला के देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत एनर्जी और बहुत रिसोर्सेज लग जाते हैं। सो पैरिटी हमें बता देती है कि अगर उस रिएक्शन में हम लिख के देख लेते हैं पैरिटी चेंज हो रही है, देन वो रिएक्शन होगी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। सो वन थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग कि ये जो पैरिटी है हमने कहा कंजर्व नहीं होती। पैरिटी आ किस तरह रही है कि ये मिरर इमेज होने पे वेव फंक्शन चेंज ना होके सिर्फ उसके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो जाती है। इसका मतलब जो पार्टिकल या न्यूक्लियंस या न्यूक्लियस जो एक दूसरे की मिरर इमेज है वो सेम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई एक न्यूक्लिया एक गिवन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है तो उसका जो मिरर इमेज वाला है वो भी उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ से अभी हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। ओके, सो हमें डायरेक्ट रिएक्शंस या उसके करने की ज़रूरत नहीं रहती। सो जो मिरर न्यूक्लियाई हैं वो सेम नंबर ऑफ मिरर इमेज हैं, तो वो सेम फिजिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। सो अगर हमें एक के रूल्स पता है तो हमें दूसरे के जानने के लिए अलग एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिमिलर रूल्स ही फॉलो करते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इन प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रिकल क्वाड्रोपोल मोमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड पैरिटी जो हमने आज डिस्कस किए हैं, कोई भी दिक्कत है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।